नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 20 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वह दिन, जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा बनाया गया था, पहली बार वर्ष 2010 में चिन्हित किया गया था। 2010 से यह 103 की भागीदारी के साथ एक सहयोगी प्रयास बन गया है। इसमें 51 अफ्रीकी देश शामिल हैं, जो संयुक्त रूप से 18 नवंबर को प्रतिवर्ष अफ्रीकी सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस को भारत 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि शहरी सहकारी बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक द्वारा जमा कराए गए आंकड़ों के मुताबिक केवल 99% जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी रकम पाने के हकदार हैं। 14 सितंबर 2022 तक DICGC पहले ही कुल बीमित जमा में से 152.36 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। फीफा और AIFF ने फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया। विश्व फुटबॉल के लिए शासी निकाय फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ मिलकर देश भर में खेल को व्यापक बनाने के उद्देश्य से फुटबॉल फॉर स्कूल परियोजना शुरू की है। फुटबॉल फॉर स्कूल यूनेस्को के सहयोग से फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। कार्यक्रम शिक्षा प्रणाली में फुटबॉल गतिविधियों को शामिल करके दुनिया भर के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फुटबॉल को अधिक सुलभ बनाना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। अशोक लीलैंड IIT मद्रास ने हाइब्रिड EV विकसित करने के लिए समझौता किया। अशोक लीलैंड और IIT मद्रास के शोधकर्ता टरबाइन तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन EV विकसित करने के लिए एक साथ आए हैं। इन इलेक्ट्रिक वाहनों में टरबाइन तकनीक ऑनबोर्ड पावर उत्पन्न करने के लिए बड़ी बैटरी को मुख्य पावर ट्रेन के रूप में बदल देगी। EV की इस नई श्रेणी में मुख्य पावर ट्रेन इलेक्ट्रिक मोटर होंगे, लेकिन अन्य प्रकार के EV की तुलना में आज हमारे पास उनके पावर स्रोत में बड़ा अंतर होगा। यहाँ NCCRD और IITM स्टार्टअप एरोस्ट्रोविलास एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित माइक्रो गैस टरबाइन ऑनबोर्ड बिजली पैदा करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले में उनके पैतृक गांव सीताब दियारा में समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शाह जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए वाराणसी के रास्ते सीताब दियारा पहुंचे, जिन्हें JP के नाम से जाना जाता है। शाह ने लाला का टोला में JP के पैतृक आवास परिसर में प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद थे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। पद्मश्री डॉक्टर तेमसुला एओ का निधन।
प्रसिद्ध नागा लेखिका और शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर तेमसुला एओ का हाल ही में दीमापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं। एओ ने नागालैंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पदों पर भी काम किया था। एओ पूर्वोत्तर में एक प्रसिद्ध साहित्यकार थी और साहित्य में विशिष्टता के लिए नागालैंड के राज्यपाल पुरस्कार, साहित्य में विशिष्टता के लिए मेघालय के राज्यपाल पुरस्कार, मेघालय के राज्यपाल के स्वर्ण पदक, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी के लिए फुटबॉल लॉन्च किया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए फुटबॉल अभियान की शुरुआत की। राज्य के लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। फीफा द्वारा भारत में यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है और यह दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा, हम फुटबॉल के विकास पर काफी ध्यान दे रहे हैं, खासकर महिला फुटबॉल पर। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय अमेरिकी तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी। पूर्व कांग्रेस वुमन और 2020 में व्हाइट हाउस के लिए पहली हिंदू अमेरिकी तुलसी गबार्ड ने घोषणा की है कि वह गवर्निंग डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ रही हैं। पिछले साल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सेवानिवृत्त हुई 41 वर्षीय गबार्ड ने ट्विटर पर यह घोषणा की। गबार्ड 2013 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हवाई से चुने जाने वाली पहली हिंदू थी और बाद में उन्हें लगातार 4 बार चुना गया। उन्होंने बाइडेन की विफल विदेश नीति पर यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण को भी जिम्मेदार ठहराया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 7.4% से घटाकर 6.8% की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का हवाला देते हुए 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास के अनुमान को पहले के 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया है। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों ने 7% से नीचे की विकास दर के अनुमान लगाया है। कई अन्य एजेंसियों, अर्थशास्त्रियों और निवेश बैंकों ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमानों को घटा दिया है। आरबीआई ने भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2 से घटाकर 7% कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। आईडीबीआई बैंक ने वित्त आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए वायना नेटवर्क के साथ भागीदारी की। आईडीबीआई बैंक ने घोषणा की है कि उसने वायना नेटवर्क के साथ एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन सेवाओं के लिए अपने पहले फिनटेक पार्टनर के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ने कहा, इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में वित्त आपूर्ति श्रृंखला पैठ के विकास में योगदान करना है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 1% से कम है और बकाया बैंकिंग संपत्ति का केवल 5% योगदान देता है। इस प्लेटफॉर्म से कागजी कार्यवाही और लेन देन प्रसंस्करण समय को कम करने की उम्मीद है, जबकि ग्राहक को एक सहज अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 20 अक्टूबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।